आज हम बिहार की राजनीति और अर्थशास्त्र के एक बेहद जटिल लेकिन दिलचस्प पन्ने को पलटेंगे। कहानी है मटिहानी की। यहां हम सिर्फ नेताओं के राजनीतिक भाषणों की बात नहीं करने वाले, हम उन जमीनी हकीकतों, आंकड़ों और व्यवस्थाओं को डिकोड करेंगे जो असल में सत्ता की हार और जीत तय करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे जमीन पर चलते हैं। एक पल के लिए इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ बरौनी रिफाइनरी के विस्तार में 21,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम पूंजी निवेश हो रहा है और दूसरी तरफ मठियानी की 65.7% महिलाएं गंभीर रूप से एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं। पूंजी का एक विशाल पहाड़ और उसके ठीक नीचे मानव जीवन के बुनियादी संघर्ष की ये डरावनी सच्चाई। एक ही चुनाव क्षेत्र में ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बसती हैं। मटिहानी सिर्फ कागज पर खींचा गया कोई चुनावी नक्शा नहीं है, ये संघर्षों की जमीन है। जरा सोचिए, हर साल गंगा नदी में आने वाली भयानक बाढ़ और कटान जो यहाँ के किसानों और मजदूरों के जीवन को हर बार तहस नहस कर देती है। और पर्यावरण का हाल, 2023 के आंकड़ों को देखें तो बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। जहां खुली हवा में एक सांस लेना भी रोजमर्रा की लड़ाई हो, वहां राजनीति सिर्फ वादों का खेल नहीं रह जाती, वो सीधे तौर पर जिंदा रहने की जद्दोजहद बन जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं इसके चुनावी अंकगणित और कुछ हेडलाइन नंबर्स पर। इतनी गंभीर जमीनी हकीकतों के बीच 2025 में 69.77% का बम्पर मतदान हुआ। 3,52,495 वोटर्स वाले क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलकर वोट करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के लोग अपनी राजनीतिक भागीदारी को लेकर कितने ज्यादा अवेयर हैं। ये कोई शांत या नीरस चुनाव नहीं था, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत ही सशक्त और गहरी लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया थी। और नतीजों में सबसे हैरान करने वाली चीज क्या थी? जीत का वो बेहद मामूली फासला, महज 5,290 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का सिर्फ 2.14%। और इसी बाल बराबर अंतर ने आरजेडी के नरेंद्र कुमार सिंह की जीत और जेडीयू के राजकुमार सिंह की हार तय कर दी। इतने भारी मतदान के बावजूद मार्जिन का इतना कम होना ये बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का था। इन नतीजों के पीछे के सिस्टमिक शिफ्ट्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस बार आरजेडी ने अपने 12.3% मुस्लिम और 12% यादव कोर बेस के साथ 25% भूमिहार वोटरों का जो लॉयल ब्लॉक तैयार किया, उसने पूरा गेम ही पलट दिया। अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें तो मटियानी का इतिहास बेहद अस्थिर रहा है। 2015 में यहां जेडीयू की जीत हुई, फिर 2020 में वोटों के बिखराव ने एलजेपी को जीत दिला दी और जेडीयू सिर्फ 333 वोटों के माइक्रो मार्जिन से हार गई। और फिर 2025 में बाजी आरजेडी के हाथ लगी। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वोटिंग पूरी तरह से उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्रभाव और उनकी वफादारियों पर शिफ्ट होती है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच हमें एक बुनियादी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। चुनावी व्यवस्थाओं का सबसे पहला काम है मानवीय गरिमा की रक्षा करना। एक जिम्मेदार सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारा सार्वजनिक विमर्श पूरी तरह से सूचित हो और संवैधानिक मूल्यों पर टिका हो। जीत हार के आंकड़ों से ऊपर उठकर असली सवाल यह है कि क्या सत्ता आम इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार दे पा रही है? अब बात करते हैं एक बहुत बड़े सिस्टेमिक डिस्कनेक्ट की, पूंजी और श्रम के बीच के गहरे असंतुलन की। ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है। एक तरफ 21,000 करोड़ रुपए का रिफाइनरी एक्सपेंशन है, भारी पूंजी का फ्लो, लेकिन क्या वो पैसा स्थानीय मजदूरों की जेब तक पहुंच रहा है? बिल्कुल नहीं। और जमीनी हकीकत देखिए, 37.8% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, 65.7% महिलाओं में खून की भारी कमी है। ये सीधे तौर पर हमारे आंगनवाड़ी और मातृ स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क के पूरी तरह से कोलैप्स होने का सबूत है। ऐसा कैपिटल किस काम का जो अपने ही लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य तक ना दे सकें? और जब सिस्टम इस तरह फेल होते हैं तो जमीन पर गुस्सा फूटता ही है। फरवरी 2026 में बरौनी के मजदूरों की हड़ताल इसी गहरी नाराजगी का नतीजा थी। बाहरी ठेकेदारों और माफियाओं के हिंसक गैंग वॉर चल रहे हैं, स्थानीय युवाओं के पास काम नहीं है और मजदूरों का खुलेआम शोषण हो रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में पीने के साफ पानी तक केवल 8% घरों की पहुंच है। ये सिर्फ गवर्नेंस का फेलियर नहीं है, ये एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है जो गहरी सत्ता विरोधी लहर पैदा कर रहा है। तो अब आगे क्या? 2030 के चुनाव चक्र से पहले आइए गवर्नेंस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इस टूटे हुए सिस्टम को फिक्स करने के लिए बहुत स्पष्ट कदम उठाने होंगे। पहला, पार्टी कैडर को फॉर्मलाइज करना।
एक न्यूट्रल संगठनात्मक सचिव की नियुक्ति ताकि किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता खत्म हो। दूसरा, बरौनी रिफाइनरी के विस्तार में स्थानीय युवाओं के लिए 70% नौकरियों का कोटा सुनिश्चित करना और मजदूरों की आवाज बनना। और तीसरा, जो सबसे क्रिटिकल है, मातृ स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक आक्रामक जमीनी अभियान छेड़ना। जब स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी, तभी वोटर्स का स्थायी भरोसा जीता जा सकता है। लेकिन यहां भविष्य के लिए एक बहुत ही शांत और स्पष्ट चेतावनी भी है। सिर्फ निजी संसाधनों और स्थानीय दबदबे के भरोसे चुनाव जीतने का मॉडल अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पार्टी के स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण बेहद जरूरी है। और हाँ, इन सभी हकीकतों और डेटा का विश्लेषण करते समय हमें भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत निजता और सहमति के नियमों का पूरी सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि डेटा का इस्तेमाल हमेशा जनहित की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि कभी भी जनता के शोषण के लिए। जिम्मेदार डेटा इंजीनियरिंग ही भविष्य के अच्छे शासन की नींव है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने चुनाव क्षेत्र का वास्तविक उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 0804-204-1602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स। अंत में बस एक ही सवाल छोड़ना चाहूंगा, क्या भविष्य की राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित रहेगी या वह असल में इन जमीनी जिंदगियों को बदलने का साहस जुटा पाएगी?